नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की, जो कि आपका ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी एमटीएस पर आधारित है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। तो बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा गया ही डैश प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आपको इसमें से जो भी ऑप्शन सुटेबल लग रहा है उसका आपको चयन करना है। क्लियर है? देखेंगे यहाँ पे व्हेन जो है कंजंक्शन के रूप में परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्टेड का प्रयुक्त हुआ है। स्टार्टेड प्रयुक्त हुआ है अर्थात ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस का है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अर्थात देखेंगे कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है और हम देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ टेंस में हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है अगर एक बार पास्ट में ओरिएंट हो गया तो हम कोशिश करते हैं कि पास्ट में ही उसे रखा जाए। उसमें भी हम देखेंगे कि यहां बताया जा रहा है कि कोई एक्शन जारी था और उसी क्षण दूसरा कोई एक्शन घटित हो रहा है। क्लियर है? मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, जो क्या करेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निर्माण करेगा। एक तो हम देखेंगे कि इज का प्रयोग यदि करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा प्रेजेंट का और इधर पास्ट का। तो यहां पे देखेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे में देखेंगे कि वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं इन जनरल सेंस, ही के साथ हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम हैज का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बाद देखेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो। यहां कहा गया कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वन आउट ऑफ मेनी फ्रेंड्स। मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से आप किसकी बात कर रहे हैं, तो वन की बात कर रहे हैं। मीन्स दिस इज योर रियल सब्जेक्ट और रियल सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो जिसके कारण से हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है प्लूरल है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके सामने 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से आपको उसका चयन करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। सबसे पहले देखेंगे सी डिड नॉट। डिड जो हमारा है ये पास्ट इंडिफिनिट में प्रयुक्त होने वाला हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। और हम जानते हैं कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब का मतलब कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब जो है इनके बाद या फिर हम देखेंगे डू हो गया, डज हो गया या डिड हो गया, इनके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां देख रहे हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। वहीं देखेंगे कि सी के आगे हम डज का प्रयोग करते हैं, ना कि डू का प्रयोग करते हैं। ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा सी डज नॉट नो। डज के बाद देख रहे हैं आगे V1 है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ डिड के बाद हम देख रहे हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। आपने यहां देखा कि क्या होना चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। आपको यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल का प्रयोग करना है इफ रिक्वायर्ड। इफ नॉट रिक्वायर्ड योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। क्लियर है? तो सबसे पहले देखेंगे कि जब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग करते क्यों है। आर्टिकल का मूल उद्देश्य होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो या तो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। कहने का मतलब है आप उसके बारे में इन जनरल बात कर रहे हैं या आप उस चीज को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो मैन हमारा है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इस सेंटेंस में फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज अननोन टू समवन। मीन्स इसमें क्या करते हैं हम कि यहां पे इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना है, मैन तो अपने साथ ए लेता है, लेकिन यहां पे वर्ड आ गया है ऑनेस्ट, जिसका जो इनिशियल साउंड है वो क्या है, ओ है, विच इज वॉवेल साउंड। ठीक है ना। अर्थात हम क्या करेंगे, यहां पे एन ऑनेस्ट का प्रयोग करेंगे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना है, मैन अपने साथ जब इन जनरल प्रयुक्त होता है किसी व्यक्ति के लिए तब ये आर्टिकल लेगा, आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन मैन का जब हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उस सेंस में ये अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे पूरे ह्यूमन काइंड के लिए मैन इज मॉर्टल। अब देखेंगे कि यहां पे कोई आर्टिकल इसके साथ प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 5 years। अब आपको क्या करना है, इसमें से उस पार्ट का चयन करना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है। तो देखेंगे सी के साथ हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। बिन लिविंग मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पे आप दर्शाते हैं कि कोई एक्शन किसी समय स्टार्ट हुआ है और अभी जारी है, मतलब स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। इस सेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। लेकिन यहां देखेंगे कि यहां बात की जा रही है पीरियड ऑफ टाइम की, मतलब हम यहां बात कर रहे हैं पीरियड की, और पीरियड के सेंस में हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे किस प्रकार के फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखेंगे कि फॉन्ड जो है हमारा है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है शौकीन होना। क्लियर है। और ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के शौकीन हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, या तो नाउन का प्रयोग करते हैं या आप जेरंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जेरंड क्या होता है हमारा, ये वर्बल नाउन होता है जहां पे वर्ब का चौथा रूप जो है एक नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लियर है। अब वही देखना है कि फॉन्डनेस जो है ना, फॉन्ड से ही बना है फॉन्डनेस, और नेस जिसके अंत में हो वो नाउन हो जाता है। क्लियर है। और ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है। फिर देखेंगे यहां पे क्या है, नाउन आएगा आपके सामने या फिर जिरंड आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थात यहां ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पैसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स अ लेटर। आपके सामने यहां पे एक सेंटेंस लिखा गया, सी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव फॉर्म बताना है आपको। देखिए राइट्स जो हमारा है वर्ब का पांचवा फॉर्म है, और यदि हमारा वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म प्रयुक्त हो टेंस के रूप में, तब देखेंगे इसका पैसिव वॉइस हो जाता है इज या एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात देखना है क्या, नया सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ए लेटर, और ए लेटर अपने साथ क्या लेगा, इज लेगा। तो देखना है ए लेटर इज है, यहाँ ये वॉच है आपका छट गया, हैज है आपका छट गया, और यहाँ पे इज है। लेकिन देखना है कि आईएनजी जब हो सेंटेंस में, वर्ब का चौथा रूप प्रयुक्त हो, तभी हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी भी छट गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, ए लेटर इज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है ना। जब बाय एजेंट की बात करेंगे, जब एजेंट की मतलब जब डूअर है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है, उस सेंस में हम क्या करेंगे, बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम ऑफ रैपिड। आपसे पूछा गया है कि रैपिड का सिनोनिम क्या होता है। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, ठीक है ना। रैपिड का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत क्विक है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खास करके आप एग्जामिनेशन इन चीजों से बचें जहां पे नॉट लगा दिया जाए, मींस व्हिच वन इज नॉट द सिनोनिम ऑफ रैपिड, तब आप फंस सकते हैं। पूरे सेंटेंस को ढंग से पढ़ें ताकि आप आते हुए क्वेश्चन को छोड़े ना या गलत ना करें। नेक्स्ट हमारा है एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री थ्रू ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स। देखेंगे विक्ट्री शब्द का मतलब होता है जीत, सक्सेस की बात करते हैं। यहाँ पे हम ट्रायम्फ की बात करते हैं, अर्थात सक्सेस इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा, विन भी इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है डिफीट, जो कि एग्जैक्टली इसका अपोजिट वर्ड है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। और वही बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी एक तरह से गेन है, ये भी आपके लिए एक विक्ट्री के रूप में, सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है मीनिंग ऑफ इडियम एट द 11th आवर। आपसे पूछा गया है कि ये हमारा इडियम है एट द 11th आवर, मतलब अंतिम क्षण में। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब अर्ली होता है, लेट होता है, नाइट होता है, सडनली होता है। जब बात करते हैं एट द 11th आवर, तो इसका मतलब होता है कि आप एकदम किसी के ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी चीज जब लगभग खत्म होने वाला था उस समय की बात कर रहे हैं। तो ये अर्ली इसका एंटोनिम हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता हो, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे के लिए हम क्या वर्ड करते हैं, पॉली, ठीक है ना। आपने मैथ में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉली, तो पॉली का मतलब होता है जो बहुत सारा हो, मेनी के सेंस में। तो देखेंगे कि कहां पर है, तो पॉलीग्लॉट, ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है हमारा जो करेक्ट है, मतलब स्पेलिंग के रेस्पेक्ट में। साथ ही साथ ये भी देखना है कि 3 आपके ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाएंगे जिसके करेक्ट है स्पेलिंग, और एक आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन वर्ड है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को जरूर समझें, भले 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाए लेकिन बढ़िया से समझ लें। अब देखेंगे
डेफिनेटली। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? DEFINITE। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या कर देना, LY लगा देना है। डेफिनेटली अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां देखना है कि NI है लेकिन इसे पढ़ा जाता है ए के जैसे, डेफिनेटली, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था पिछले सेशन में हाइपोक्रेट, ठीक है ना, वहां पे देखेंगे CRITE है लेकिन ए के साउंड में उसे बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा मीनिंग ऑफ करेज। आपसे सिनोनिम पूछा गया है कि करेज का सिनोनिम क्या होगा। करेज का मतलब होता है साहस, मतलब यहां बात कर रहे हैं ब्रेवरी की, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बस बने रहिएगा इस चैनल पे ताकि आपके जो भी आगे आने वाले मॉक टेस्ट हैं उसमें और लेवल आपका जो है ना टफ मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इफ इट डैश टुमारो वी विल स्टे एट होम। यहां कहा गया क्या होगा? रेन होगा, रेन्ड होगा, रेन्स होगा, रेनिंग होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप यूं चुटकी में बना सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा, इट अपने साथ तो रेन लेगा नहीं, या तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेगा या हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, अर्थात ये आपका खत्म हो गया। रेन्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसे अभी रखेंगे। रेन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी रखेंगे। रेनिंग नहीं प्रयुक्त होगा क्योंकि वर्ब का चौथा रूप जब वर्ब के रूप में कार्य करे तो उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाते हैं, अर्थात दो ऑप्शन तो आपके ऐसे छट गए। क्लियर है। अब देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शंस। विल का प्रयोग कर रहे हैं, आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं कि यदि ये होती है तो आगे जो है ना पॉसिबिलिटी इस चीज का है कि ये हो सकता है और ये हमारा रियल एक्सपीरियंस हो सकता है। इस सेंस में हम क्या करेंगे, पास्ट का चयन नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट जो है ना पास्ट के एक्सपीरियंस की बात कर रहा है और आप बात कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में एक आपके सामने एक ऐसा कंडीशन होता है जिसको यदि फुलफिल कर लिया जाए तो उसके पॉसिबल रिजल्ट्स, पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। इस सेंस में हम क्या करते हैं, जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थात V1 या V5 का प्रयोग करते हैं और जो हमारा रिजल्ट क्लॉज है वहां पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग करते हैं हम फ्यूचर के एक्शन के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी हम करते हैं फ्यूचर के एक्शन के लिए, ये ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट हमारा है सी इज सीनियर देन मी। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है कि किस पार्ट में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। कहा गया ही इज सीनियर देन मी। अब देखिए, सीनियर टू मी करना है, सीनियर फ्रॉम मी, सीनियर ओवर मी या नो इंप्रूवमेंट। तो देखते हैं कि हर वर्ड की अपनी एक चॉइस होती है। नाउन की बात कर ले, एडजेक्टिव की बात कर ले या वर्ब की बात कर ले, तो हर का अपना अलग अलग चॉइस है। अब उसी तरह से देखेंगे सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ये शब्द क्या है अपने साथ देन नहीं लेते हैं, अपने साथ टू लेते हैं, अर्थात देखेंगे सीनियर टू मी हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जो इस सेंटेंस के इस पार्ट को इंप्रूव कर सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। आप देखेंगे कि यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं और इनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है रिफ्रेम करते हुए, रीअरेंज करते हुए, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहले कि सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास ये जो बेसिक है स्ट्रक्चर होना चाहिए। पहले आप बात करेंगे सब्जेक्ट की, फिर वर्ब आएगा, फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमारा जो मोस्ट जो एक्नॉलेज्ड जो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट। ये हमारा वर्ब हो गया सेकेंड फॉर्म में। ही हमारा क्या है, ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये जब भी कार्य करेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, अर्थात आपको एक कीवर्ड मिल गया कि सेंटेंस की शुरुआत हम आर से करेंगे। आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, भैया फंसाने वाला है, कोई बात नहीं है। देखेंगे सब्जेक्ट हमारा आ गया ही, उसके बाद देखेंगे वर्ब रिच्ड हमारा है, अर्थात हो गया ऑप्शन नंबर क्यू आ जाएगा इसके बाद, मतलब आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, अर्थात ये दो ऑप्शन आपके छट गए, सी और डी। बचा कौन, ए और बी। कहता है कहां पहुंचा जी, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो दी स्टेशन, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेट, ठीक है ना, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मींस RQPS, RQPS। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट हमारा है सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी डैश। अब आपको क्या करना है, यहां जो ऑल्टरनेटिव्स हैं इनमें से उस वर्ड को चुनना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट बना दे, साथ ही साथ मीनिंगफुल भी बना दे। तो सबसे पहले देखेंगे यहां कहा गया सी स्पीक्स, वह बोलती है क्या, अंग्रेजी। वेरी, अब देखिए वेरी यहां पे बात की जा रही है बोलने की, ये हमारा वर्ब है और यहां जो आएगा वो क्वालिफाई करेगा स्पीक को, मतलब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमारा एडवर्ब होता है, मतलब हमें यहाँ पे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। और देखते हैं गुड जो हमारा है ना, ये हमारा होता है एक एडजेक्टिव, क्लियर है। और इसी का कॉम्परेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। लेकिन आपको साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वेल का भी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बेटर और बेस्ट होता है, क्लियर है। लेकिन यहां पे देखेंगे कि किसी भी तरह की कोई कंपैरिजन नहीं की जा रही है, जिस कारण से आपको ऑप्शन नंबर सी और डी छट जाएंगे। बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेल, ठीक है ना। सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है नीदर राम नॉर श्याम डैश प्रेजेंट टुडे। कहता है ना तो राम और न ही श्याम जो है ना आज प्रेजेंट हैं। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यदि दो सब्जेक्ट हमारे ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो हमारा जो वर्ब जो आने वाला है ना वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को पर्सन को फॉलो करेगा। अर्थात यहां जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अप्लाई होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है। अर्थात देखेंगे श्याम हमारा सिंगुलर नाउन है, अर्थात हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए प्लूरल है, बी प्लूरल है, डी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पोजीशन नहीं दर्शाना है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया जिसमें आपको क्या करना है, इसके डायरेक्ट फॉर्म को आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलने की आवश्यकता है। इसको सही कर लेंगे, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा कि भैया आपको क्या चाहिए। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा यदि उसमें कोई यूनिवर्सल फैक्ट ना हो तो, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है तो यहां देखेंगे इसके टेंस में बदलाव आएगा। यहां पे इंट्रोगेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस को सबसे पहले क्या करेंगे, हम असर्टिव में बदल देंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट जो हमारा कंजंक्शन का कार्य करेगा। तो यहां देख रहे हैं सभी जगह ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब मी के पर्सन में यह बदल दिया जाएगा, मतलब ये आई हो जाएगा, व्हाट आई हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहां पे व्हाट के बाद ही है, ये आपका खत्म हो गया। व्हाट के बाद आपने देखा यहां डिड का प्रयोग कर दिया, नहीं। जब आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न है ना, जब देख रहे हैं कि ऑक्सिलियरी वर्ब है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट है, तो इस पैटर्न को आप क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अर्थात इन्वर्जन को खत्म कर देते हैं। जो पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसको आप खत्म कर देते हैं, अर्थात यहां नहीं किया गया है, ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। व्हाट आई वांटेड, अर्थात यहां पे देखेंगे कि वांट जो है हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और डू जो है इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब दर्शा रहा है कि सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या करते हैं, बैक शिफ्ट कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का हमारा वर्ब फॉर्म क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और वही देखेंगे कि आपने यहां जो प्रोनाउन को जो चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द सन का जो रूल होता है, सन 1 2 3, यहां पे कि फर्स्ट पर्सन हमारा जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन में हमें यू को बदलने की आवश्यकता होगी। और यहां देख रहे हैं आपने थर्ड पर्सन में बदल दिया, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी भी छट जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। आपसे बोला जा रहा है कि इसमें से उस पार्ट का चयन करना है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई गलती है या फिर कोई एरर है, क्लियर है। दिस कमिटी कंप्राइजेज ऑफ 7 मेंबर्स। यहां कहा जा रहा है कि यह कमिटी जो है ना कितने सदस्यों से मिलकर बना है, तो यहां पे बात की जा रही है 7 सदस्यों से मिलकर बनने की। आप देखेंगे कि उस पार्ट का आपको चयन करना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। दिस कमिटी में है, कंप्राइजेज ऑफ में है, 7 मेंबर्स में है, या फिर कोई गलती नहीं है। तो देखेंगे यहां पे एक वर्ड है हमारा कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब ही होता है क्या, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ,
मतलब ये बराबर होता है कंसिस्ट ऑफ के, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऑफ का इंक्लूजन है, तो आपको क्या करना है, ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, दिस कमिटी कंप्राइजेस 7 मेंबर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है जहां पे आपसे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक पैसेज है जिस पैसेज में आपके 5 जो है ना ब्लैंक्स हैं, और वहां पे हर के लिए अलग अलग सेपरेट आपके ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। यहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे व्हेन जेन डाइड, कहता है व्हेन जेन डाइड डैश 1850। यहां बात की जा रही है किसकी, 1850 की, अर्थात ये वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर, और ईयर अपने साथ क्या लेता है, इन लेता है, अर्थात इस सेंस में क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी वॉज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड नॉवेलिस्ट्स डैश इंग्लिश हैज प्रोड्यूस्ड। अब यहां कहा जा रहा है कि वो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड नॉवेलिस्ट थी जिसे क्या इंग्लिश ने प्रोड्यूस किया, मतलब इंग्लिश लिटरेचर की बात की जा रही है यहां पे। ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहां पे किस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। हु होगा, हु का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हु का जब हम प्रयोग करेंगे तो आगे डायरेक्ट आपका वर्ब आ जाएगा, ये नाउन और प्रोनाउन एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं, जिसके कारण से आपका क्या हो जाएगा, हु भी खत्म हो गया। व्हाट का जब प्रयोग करेंगे तो इसके पहले देखेंगे नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखेंगे यहां पे नॉवलिस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण से आपका ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखेंगे कि हुज का यदि प्रयोग करें तो हुज रिलेशन को दर्शाता है, तो यहां पे किस चीज का रिलेशन है, डिस्टिंग्विश्ड नॉवेलिस्ट हुज, मतलब पोजीशन दिखाना पड़ेगा आपको, तो पोजीशन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका छट गया। अब बचा कौन, व्हिच, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है व्हिच हो जाएगा। क्लियर है। वैसे अगर होम का प्रयोग करते हैं तो दैट वुड बी फार बेटर। क्लियर है, लेकिन वो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहा गया है फर्स्ट हु डैश दैट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन। आप देखेंगे कि यहां पे हु है और हु के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, और वर्ब ही चारों ऑप्शंस में है आपके। आप देखेंगे कि यहां बात की जा रही है पास्ट टेंस की, सारे के सारे आप देखेंगे जहां भी आपको वर्ब दिख रहा है वो सब के सब क्या है, पास्ट टेंस में है। मींस हम जेन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो इंट्रोड्यूस्ड, डिसमिस्ड, कास्टेड या इनर्जाइज्ड, कहता है फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड दैट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फिक्शन, मतलब यहां पे इंट्रोड्यूस की बात की जा रही है, जिसने पहली बार एक ब्यूटीफुल काइंड है फिक्शन का। फिक्शन का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज अनरियल, मतलब कोई भी चीज जो इमेजिनरी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो यहां पे है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, इससे आगे देखेंगे The Porter sisters' careers ended dash as the Bronte sisters were getting started in the early Victorian dash। अब देखेंगे यहां बात की जा रही है कि भाई जो पोर्टर सिस्टर्स थे ना उनके कैरियर खत्म हो गए। किस कारण से खत्म हो गए, जब ब्रॉन्टे सिस्टर्स आती हैं, चार्लोट ब्रॉन्टे हो गया, एमिली ब्रॉन्टे हो गया, ये सब ब्रॉन्टे सिस्टर्स थे। ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे कि कैसे, तो जस्ट, लिस्ट, दैट, मस्ट। अब देखेंगे यहां पे मस्ट का यदि प्रयोग करते हैं तो मस्ट अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेगा, यहां तो है नहीं। ठीक है ना। दैट अगर लगा रहे हैं तो दैट के आगे एक क्लॉज आएगा, और दैट क्या करता है, किसी जो पीछे जो आपने स्टेटमेंट दिया उसी को एक्सप्लेन करता है। तो यहां पे देख रहे हैं द पोर्टर सिस्टर्स कैरियर्स एंडेड, मतलब पोर्टर सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है उनका कैरियर क्या हो गया, एंड कर गया, खत्म हो गया। जस्ट एज दी, जस्ट एज, जस्ट एज का प्रयोग करते हैं एक रिजल्ट क्वेश्चंस में भी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट का प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज आप ऐसा दर्शाना चाह रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि समथिंग बैड इज टू हैपन। ठीक है ना, उस सेंस में आप प्रयोग करते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे कि एक फिक्स हमारा जो है मॉडल वर्ब आता है शुड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आज के सेशन के लास्ट को भी देख लेते हैं। यहां पूछा गया है कि क्या आएगा, विक्टोरियन क्या आएगा, तो विक्टोरियन एक हमारा फेज था, एक पीरियड था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन की बात नहीं की जा रही है, टर्म्स की बात नहीं की जा रही है, स्पेल की बात नहीं की जा रही है। यहां पे इंग्लिश लिटरेचर में एक जो हमारा पोर्शन है बहुत बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिश्ड हमारा पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, वो हमारा है विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल की बात करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा।
और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पे। इसी तरह के मॉक टेस्ट आपके आते रहेंगे जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।